Good morning, everyone. Once again, I welcome to you all. लास्ट 3 वीडियोस में हम क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 4 देख रहे थे, ग्लोबलाइजेशन। तो पिछले 3 वीडियो में हमने काफ़ी कुछ इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया है। अब देखिए, मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आगे के जो कुछ टॉपिक हैं वो यहाँ से रिमूव हो गए हैं। उनमें से पहला है द इंटर वॉर इकोनॉमी, है ना। तो ये वीडियो मेनली सिर्फ उन लोगों को देखना है जो नॉलेज लेना चाहते हैं, अदरवाइज इस साल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में आने वाले कुछ टॉपिक कवर करेंगे जो रिमूव हुए हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है द इंटर वॉर इकोनॉमी, है ना। ये जो टाइम पीरियड है जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम का है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला था। और ये मेनली कहाँ पे फॉट हुआ था? यूरोप में हुआ था। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट था वो पूरी दुनिया पे देखने को मिलता है। अब वो क्या इम्पैक्ट थे, क्या क्या इस वॉर की वजह से चेंजेस हुए, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एज यू नो वॉज फॉट बिटवीन 2 पावर ब्लॉक्स। अब देखिए जरा, वर्ल्ड वॉर में ना सारे देश आ जाते हैं, तो यहाँ पे 2 पावर ब्लॉक बने। वन साइड ऑफ दिस अलाइंस, पहला जो अलाइंस था, ग्रुप था, वो था ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, और बाद में इसमें यूएस भी ज्वाइन हुआ था, काफ़ी लेट हुआ था। एंड ऑन द अपोजिट साइड दूसरा जो ग्रुप था उसमें कौन कौन से कंट्री थे जिनको सेंट्रल पावर के नाम से जाना जाता था? वो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन एम्पायर, टर्की। ध्यान दीजिए, 2 ग्रुप हैं। पहला है अलाइज ग्रुप जो कि है ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, और बाद में यूएस लास्ट में ज्वाइन होता है। और जो सेंट्रल ग्रुप है ना, उसमें कौन कौन है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ओटोमन एम्पायर। तो ये 2 ग्रुप हुए थे। 1914 में ये वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और 1918 में ये खत्म हुआ था। इट लास्टेड मोर देन 4 ईयर्स, 4 साल तक ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चला। अब देखिए, ये जो वर्ल्ड वॉर था वो एक ऐसा युद्ध था जो इससे पहले ऐसा कभी भी वॉर लड़ा नहीं गया था जिसमें इतने सारे कंट्रीज एक साथ आए और उसका असर पूरी दुनिया पे पड़े। तो पहली बार ऐसा एक वॉर हुआ था, और इस वॉर में जो लोग, जो कंट्री इन्वॉल्व थे, वो दुनिया के सबसे ज़्यादा जो लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। अब क्या होगा जब दुनिया के सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल, जो बड़े इंडस्ट्रियल पावर्स हैं, वो एक 4 साल लंबा वॉर लड़ेंगे, तो उस दौरान वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। वार के दौरान एक तो डिमांड बढ़ रही है, ऊपर से वार की वजह से जो प्रोडक्शन है वो डाउन हो गया है, और प्रोडक्शन डाउन, डिमांड ज़्यादा, तो कीमतें बढ़ जाएंगी। ये जो वॉर था वो पहला ऐसा मॉडर्न वार था क्योंकि इसमें मशीन गन्स का यूज़ हुआ, टैंक्स का हुआ, एयरक्राफ्ट्स का हुआ, केमिकल वेपन्स का हुआ। तो ये सारी चीज़ें भी पहली बार किसी वॉर में एक बड़े लेवल पे इस्तेमाल की गई। मिलियंस ऑफ सोल्जर्स इसमें मारे गए, बहुत सारे, लाखों लोग इसमें मारे गए। तो पॉइंट बाय पॉइंट अगर हम जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं डिटेल्स में इसका वीडियो फिर से बना दूंगा। फिलहाल हम शॉर्ट में इसका जो समरी है वो यहाँ पे देखते हैं। तो क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कुछ मायनों में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इसमें अराउंड अगर देखा जाए तो 90 लाख, 90 लाख के अराउंड जो लोग हैं वो मारे गए थे, और अराउंड 2 करोड़ पीपल जो थे वो इंजर्ड हो गए थे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मरने वाले लोग थे उसमें सबसे ज़्यादा पुरुष थे, मेंस थे, है ना, वुमेन्स कम थी। तो अब देखिए ज़रा, ज़्यादा मेंस ही क्यों थे? क्योंकि ऑब्वियसली महिलाओं को नहीं भेजा गया वॉर पे। तो मरने वालों में जो लोग, एक चीज़ और आपने देखी, मैंने अभी आपको आंकड़ा बताया कि 90 लाख के अराउंड लोग मरे और 2 करोड़ लोग घायल हो गए। तो जो घायल हुए हैं ना, उनमें बहुत सारे लोग अपाहिज हो गए, और मरने और अपाहिज होने वाले जो लोग थे वो ज़्यादातर उस उम्र के थे जब लोग आर्थिक उत्पादन करते हैं, जैसे कि 18 साल के ऊपर, और लगभग 40-50 साल, 18 से 40-50 साल तक के जो लोग थे जो कि अपने घर के लिए इनकम जनरेट करते हैं, वही लोग ज़्यादातर उसमें मारे गए थे। अब इससे क्या हुआ कि पूरे यूरोप में
जो वर्कर्स थे उनकी कमी आ गई। या तो अब बच्चे बचे हैं या बूढ़े बचे हैं। जो यंग पीपल थे, जो काम करते थे, उनकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई। अब कमी होती है तो उसका प्रभाव दोनों चीज़ों पे पड़ता है, एक तो देश पे भी पड़ा और दूसरा वहाँ के लोगों के जीवन पे पड़ा, क्योंकि लगभग हर एक परिवार में जो कमाने वाले थे, बहुत सारे परिवारों से कमाने वाले चले गए थे। तो इसकी वजह से वहाँ उन परिवारों पे खाने का संकट हो गया था। पूरे यूरोप की जो इनकम है वो डाउन हो गई एकदम से। ज़्यादातर जो पुरुष थे उनको युद्ध में ज़बरदस्ती भी शामिल किया गया था, है ना। तो अब पुरुषों की कमी हो गई है, तो इस वजह से जो महिलाएं हैं ना, अब उनको इंडस्ट्रीज़ में काम करना पड़ रहा है, क्योंकि किसी भी तरह उनको अपना घर तो चलाना है ना। तो जो काम पारंपरिक रूप से पुरुषों के लिए पहले बनाए गए थे, वो अब महिलाओं को भी दिए जाने लगे और महिला उनको बेहतर तरीके से कर रही हैं। अब इस युद्ध के बाद, इस वॉर के बाद क्या हुआ, बहुत सारे जो पावर्स थी दुनिया में, जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी, जो कंट्री थे, कई के बीच संबंध बने, रिलेशनशिप्स बने, और बहुत सारे देश ऐसे थे जिनके बीच जो रिलेशनशिप थे आपस में टूट गए थे, है ना। ब्रिटेन को ना इस वॉर में काफ़ी पैसा खर्च किया उसने, और युद्ध का, वॉर का जो खर्चा उठाने के लिए उसने क्या किया, अमेरिका से बहुत सारा लोन ले लिया था। तो इस वजह से जो अमेरिका था वो एक अंतर्राष्ट्रीय कर्जदार या डेप्टर या एक साहूकार के रूप में उभर के आया। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद देखा गया कि ब्रिटेन की जो कंडीशन है वो बहुत डाउन हो जाती है और यूएस जो है एक बड़ी इकोनॉमी बन के उभरता है, क्योंकि उसने जो लोन दिया है, अब उस लोन से वो काफ़ी इंटरेस्ट भी कमाएगा ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो याद रखने हैं वो आपको यही रखने हैं कि दो ग्रुप थे। पहला था अलाइज ग्रुप, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, बाद में यूएसए ज्वाइन हुआ। दूसरा था सेंट्रल पावर्स, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी एंड ऑटोमन एम्पायर और टर्की, है ना। 1914 से शुरू हुआ, 1918 पे ये वॉर एंड हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा कितने लोग मारे गए, 90 लाख के अराउंड लोग मारे गए इसमें। 9 मिलियन, 90 लाख, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, 20 मिलियन मीन्स 2 करोड़ के अराउंड लोग हैं इंजर्ड हुए। और इसका प्रभाव क्या हुआ, ब्रिटेन में खाने पीने का संकट हो गया और जो महिलाएं थीं उनको अब काम करना पड़ रहा है, और जो काम पुरुषों के लिए थे वो महिलाएं भी करने लगे। देखिए एक फोटो दिया है, वर्कर्स इन म्यूनिशन फैक्ट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे आर्म्स बनाए जा रहे हैं, है ना, और वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं। ये उसी टाइम का फोटो उन्होंने इंक्लूड वहाँ पे किया है। देखिए वॉर तो खत्म हो गया है, 4 साल ये वॉर चला, वॉर खत्म हो गया। अब वॉर के बाद क्या होने वाला है, पोस्ट वॉर रिकवरी, है ना, क्योंकि अब एक तरह से एक बार वॉर अगर खत्म हो जाता है तो फिर जो लाइफ है उसको पटरी पे भी तो लानी होती है ना। तो उसको कैसे कैसे वो पटरी पे आई, क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या समझौते हुए, बहुत सारी चीज़ें वॉर के बाद होती हैं जो हम थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे देखने वाले हैं। क्या हुआ, जब ब्रिटेन वॉर में बिजी था उस टाइम पे जापान और इंडिया में इंडस्ट्रीज़ का ना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, और जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ तो ब्रिटेन ने सोचा कि यार 4 साल से तो हमारी इंडस्ट्रीज़ बंद है, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डाउन हो गया है, तो अब हम दोबारा से उसको बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन 4 सालों में इंडिया और जापान ने काफ़ी तरक्की कर ली थी, और अब ब्रिटेन दोबारा से अपना जो पुराना प्रोडक्शन लेवल था उसको मैच करने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। साथ ही साथ जो ब्रिटेन था वो अब ये देखने को मिलता है कि वॉर के बाद ब्रिटेन की कंडीशन ये नहीं है कि वो जापान के साथ टक्कर ले सके, है ना। तो जापान के सामने वो थोड़ा सा फीका भी पड़ने लगा था। एक और रीज़न कि वॉर के बाद ना ब्रिटेन के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है ना, और बहुत ज़्यादा था। क्यों हुआ था कर्जा, क्योंकि वॉर के समय ब्रिटेन में जो चीज़ों की डिमांड थी बहुत तेज़ी से आई थी, वहाँ की जो इकॉनमी थी वो अच्छे से बढ़ रही थी, है ना। लेकिन वॉर
जैसे ही समाप्त हुआ, चीज़ों की जो डिमांड है वो काफ़ी कम हो गई। और जब चीज़ों की डिमांड एकदम से कम हुई तो फिर चीज़ों की डिमांड कम होगी तो लोगों को फैक्ट्री से, क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं करना ना, डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं है, और लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी। तो अराउंड 20% के अराउंड जो लेबरर्स थे उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वॉर से पहले जो यूरोप था वो अनाज का, गेहूं का, बहुत बड़ा वीट का एक एक्सपोर्टर था। लेकिन इस युद्ध के दौरान क्या हुआ कि 4 सालों में अच्छा मौका देखा और कनाडा और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों कंट्रीज़ ने क्या किया कि अपने यहाँ वीट का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। और ये प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होने लगा कि ये तीनों ही कंट्री वीट के मेन एक्सपोर्टर के तौर पे पूरी दुनिया में उभर गए। और जैसे ही युद्ध खत्म हुआ ना, वॉर खत्म हुआ, यूरोप ने फिर से सप्लाई शुरू की, अनाज की, गेहूं की सप्लाई शुरू की। लेकिन अब क्या हो रहा है, देखिए ज़रा ध्यान से, एक बहुत अच्छी कंडीशन बनती है यहाँ पे और उसका असर आपको थोड़े आगे देखने को मिलेगा। 4 साल युद्ध चला, ब्रिटेन में डिमांड रही, उत्पादन कम रहा, है ना। और इन 4 सालों के दौरान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए ने अपने यहाँ फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अब जैसे ही वॉर ख़त्म होता है तो यूरोप भी दोबारा से अपने इधर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है। और जब वो अपने यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है तो पूरे मार्केट में ना इतना गेहूं हो जाता है, इतना ज़्यादा वीट हो जाता है कि ये समझ लो कि खेप पे खेप, खेप पे खेप, और डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गई है। तो अब जब जो चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी उसकी कोई डिमांड ही नहीं होगी, समझ रहे हो ना। तो इतना गेहूं हो जाता है कि कोई उसको खरीदने को तैयार नहीं होता है। और जब तैयार माल कोई खरीदेगा नहीं तो इससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इतना माल है कि कोई नहीं खरीद रहा है उसको, बिल्कुल कौड़ी के भाव भी खरीदने को तैयार नहीं है, और इससे किसानों का बहुत नुकसान होता है। और किसान का नुकसान होता है तो वो फिर बिल्कुल डाउन हो जाता है ना। किसान गाँव में ज़्यादा रहते हैं, तो जब लोगों का गेहूँ बिका नहीं तो उससे जो रूरल इकॉनमी थी वो पूरी तरह से तबाह हो गई, समझ रहे हो ना। जो प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा, अब तो एक तो ये कंडीशन हो गई कि रूरल इकॉनमी पूरी तरह से यहाँ पे तबाह हो जाती है। तो आई होप आप समझे होंगे कि कैसे युद्ध के दौरान प्रोडक्शन ब्रिटेन में गिरा, फिर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा मुख्य एक्सपोर्टर के तौर पे उभरे, और फिर ब्रिटेन ने भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाया। फिर जैसे तैसे रूरल इकॉनमी जो है वो बर्बाद हो जाती है, कई लोग फिर बेरोजगार हो जाएंगे। अब अगला जो टॉपिक है वो है राइस ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। मास प्रोडक्शन क्या होता है? तो देखिए, वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिकन इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही थी, है ना। अब 1920 के टाइम पे अमेरिका ने काफ़ी नाम कमा लिया पूरी दुनिया में, वो एक वर्ल्ड इकोनॉमी की जो हेड है उसके तौर पे जाना पहचाना जाने लगा। तो यहाँ पे ज़रूरत थी मास प्रोडक्शन की। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है, देखिए, कि कोई भी चीज़ जब बहुत बड़े पैमाने पे बनाई जाती है तो उसको मास प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक मोबाइल फ़ोन बनाना है, एक सामान्य मोबाइल फ़ोन बनाना है, अगर आपको उसका एक पीस बनाना है तो वो 10 लाख रुपए का पड़ेगा। वही मोबाइल फ़ोन के अगर आप 10 पीस बनाएंगे तो हो सकता है वो आपको 8 लाख रुपए के पड़े, 8 लाख रुपए का एक पड़े। उसी के अगर आपको 100 पीस बनाने हैं तो वही फ़ोन आपको 1 लाख रुपए का पड़ेगा। और उसी मोबाइल फ़ोन के अगर आपको 1 लाख पीस बनाने हैं ना, तो सेम मोबाइल फ़ोन हो सकता है आपको 20,000 रुपीज़ में भी पड़ जाए। तो मास प्रोडक्शन से क्या है कि चीज़ों की जो कीमत है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आती है। लेकिन मास प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि मास कंजम्पशन भी होना चाहिए।
ऐसा थोड़ी है ना, आप 1 लाख फ़ोन कब बनाओगे? जब 1 लाख फ़ोन्स की डिमांड होनी चाहिए ना मार्केट में, कंजम्पशन भी तो होना चाहिए चीज़ों का। तो यूएसए में कंजम्पशन बढ़ रहा था, तो मास प्रोडक्शन की ज़रूरत आई। तो मास प्रोडक्शन जो है, अमेरिका में एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है सर हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड जो है, आपने एक गाड़ी का नाम सुना होगा, फोर्ड की जो गाड़ियाँ आती हैं, है ना, तो फोर्ड मोटर्स के जो जनक थे, है ना, जो उसके संस्थापक थे, हेनरी फोर्ड, उनको मास प्रोडक्शन का इन्वेंटर माना जाता है पूरी दुनिया में। पहली बार वही मास प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। और जब चीज़ों का मास प्रोडक्शन होने लगा तो उनकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो जब प्राइसिंग कम हुई तो यूएसए में जो लोग काम करते थे, जॉब्स करते थे छोटी छोटी, वो भी इन चीज़ों को खरीदने के बारे में सोचने लगे, है ना। प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो फैक्ट्री में लोगों की डिमांड बढ़ रही है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है तो लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, नौकरियां मिल रही हैं तो उनके पास पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो खर्च करने के लिए जाएंगे, और खर्च करेंगे तो चीज़ें खरीदेंगे, और चीज़ें खरीदेंगे तो दोबारा से डिमांड इंक्रीज़ होगी, और फिर डिमांड इंक्रीज़ होगी तो और लोगों को जॉब पे रखना पड़ेगा काम करने के लिए। तो एक सर्किल बन गया जिसकी वजह से चीज़ों का प्रोडक्शन करने, चीज़ों की डिमांड भी बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा भी आ रहा है, वो उसको खर्च भी कर रहे हैं, और जिससे और डेवलपमेंट हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे 1919 में 20 लाख कार बनाई थी और बेची थी फोर्ड मोटर्स ने, जो 1929 में 50 लाख कार का प्रोडक्शन हुआ और उतनी ही बेची। इसके अलावा दूसरी चीज़ें और देखिए, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गए, वॉशिंग मशीन हो गए, रेडियोज़ हो गए, ग्रामोफोन हो गए, इन चीज़ों की डिमांड भी तेज़ी से बढ़ने लगी, और अमेरिका के घरों में बिल्कुल ज़बरदस्त डिमांड हुई, और वहाँ पे लोन सिस्टम भी चालू हो गया कि आप किसी भी चीज़ को फाइनेंस करा लीजिए और बाद में इंस्टॉलमेंट में पैसा दीजिए। तो जब ये वाला कॉन्सेप्ट आया इंस्टॉलमेंट वाला, तो चीज़ों की डिमांड और ज़्यादा बढ़ी, हर कोई लेने लगा, क्योंकि अब आसानी से पैसे देने, एक साथ नहीं देने। तो इससे क्या हुआ भैया, डिमांड में एकदम बूम आ गया, और जब डिमांड में बूम आया तो फैक्ट्रीज वालों ने बहुत पैसा कमाया, बहुत लोगों को जॉब्स दी, और 1923 तक आते आते अमेरिका एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी बन गया और दुनिया में अपना नाम कमाया उसने। अब यहाँ से वो ना खुद के यहाँ जब उसने पूरा डेवलपमेंट कर लिया तो उसके बाद वो दूसरी कंट्रीज़ में जाके वहाँ फैक्ट्रीज लगाने लगा, पूरी दुनिया में अपना जो व्यापार है वो अमेरिका बढ़ाता गया। ठीक, तो ये था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ग्रेट डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? आपने एक वर्ड सुना होगा, आर्थिक मंदी। जैसे मैंने आपको अभी एक बताया कि जब फैक्ट्रीज में लोगों को काम मिला तो उनके पास पैसे आए तो उन्होंने खर्च करने चाहे तो कहाँ कुछ चीज़ें खरीदेंगे, जो चीज़ें वो खरीद रहे हैं उनकी डिमांड बढ़ी तो फैक्ट्री को और ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ा, और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए और ज़्यादा लोग चाहिए थे, तो और ज़्यादा लोगों को नौकरी पे रखा तो और ज़्यादा लोगों के पास पैसा आया तो उन लोगों ने भी डिमांड क्रिएट की। तो डिमांड सप्लाई का जो चेन है उससे वो अगर ग्रो कर रही है तो लोगों की कंडीशंस जो है वो अच्छी होती जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि मान लीजिए किसी वजह से डिमांड डाउन हो जाती है, लोग पैसा खर्च नहीं करना चाहते, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि लोग पैसा खर्च ना करें। जब लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे तो चीज़ों की डिमांड नहीं होगी तो फैक्ट्री क्यों प्रोडक्ट, जब माल बिकेगा ही नहीं तो उसका प्रोडक्शन क्यों करेंगे, और जब प्रोडक्शन नहीं करना तो कर्मचारियों को नौकरी पे क्यों रखेंगे। तो बहुत सारे, जब प्रोडक्शन घटा दिया जाता है तो कर्मचारियों की नौकरियां जाती हैं। जब जिन लोगों की नौकरियां गई तो वो लोग तो सोच ही नहीं सकते कुछ खरीदने के बारे में, तो जो डिमांड पहले से कम थी वो और ज़्यादा कम हो जाती है, तो और ज़्यादा लोगों की नौकरियां जाती हैं। ये एक विशियस सर्कल है। तो ग्रेट डिप्रेशन जो होता है, आर्थिक मंदी ना, उसमें कुछ ऐसा ही होता है कि चीज़ों की डिमांड गिरती जाती है तो प्रोडक्शन गिरता जाता है, तो और ज़्यादा लोगों की भी नौकरियां जाती हैं। तो क्या था ग्रेट डिप्रेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ। 1920 का जो डिकेड था उसमें ना ज़रूरत से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया था, उस दौरान हो ही रहा था। तो
जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स था उसकी बहुत ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से उसकी जो प्राइसिंग है वो रेगुलर गिरती जा रही थी। अब फार्मर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि उनको लगा कि यार कीमतें तो बहुत कम हो रही हैं पर हमको पैसा चाहिए, तो उन्होंने और ज़्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। पहले जो अनाज मान लीजिए 20 रुपये किलो था, अब वो 10 रुपये किलो आता है, तो उनको लगता है कि यार हमारी तो इनकम कम हो गई। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, मैं तो 20 कुंटल उगाता था, तो अब मैं 40 कुंटल उगाऊंगा तो मुझे वही पड़ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन बढ़ा दिया। तो कीमतें गिरी क्यों थी? ओवर प्रोडक्शन की वजह से। और यहाँ पे किसानों ने इनकम जनरेट अपनी बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो फूड मार्केट था, है ना, जो कृषि मंडियाँ थी, वहाँ पे ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की एक तरफ से फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, और जिससे जो प्राइसिंग है ना वो और ज़्यादा नीचे गिरा, और जिसकी वजह से मार्केट में खरीदार ही नहीं, इतना ज़्यादा माल है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। तो जिन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया उनको अब जो नुकसान पहले हो रहा था ना, उससे भी अब ज़्यादा डबल नुकसान होने लगे। जब पूरी दुनिया में ही ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई तो उससे फिर क्या हुआ, एक आर्थिक मंदी पूरी दुनिया में देखने को मिली। इसके बाद एक मिनट, अब देखिए यहाँ पे एक और कंडीशन होती है कि ज़्यादातर जो कंट्री थे वो कहाँ से कर्ज ले रहे थे, लोन ले रहे थे, वो ले रहे थे यूएसए से। यूएसए ने लगभग सबको, क्योंकि यूएसए बिल्कुल राजा की तरह है यहाँ पे, है ना, तो लगभग सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को उसने लोन दे के रखा था। और जो यूरोपियन कंट्री थे वो अपनी इकोनॉमी यूएस के लोन से ही चला रहे थे, क्योंकि वॉर के बाद पैसे तो थे नहीं, लोन लिया और अपने खर्चे करने लगे। तो 1928 के टाइम पे क्या हुआ कि थोड़ा सा पैनिक आ गया, है ना। क्यों आया? क्योंकि हमने अभी देखा कि ऊपर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, ओवर प्रोडक्शन की वजह से चीज़ों की कीमतें गिर गई, डिप्रेशन, मंदी आने लगी। तो यूएस के जो लोग थे जिन्होंने कर्ज देके रखा था, लोन देके रखे थे, वो काफ़ी डर गए, बहुत जल्दी पैनिक कर गए। और 1928 के टाइम पे जो $100 करोड़ का जो लोन उन्होंने लोन दिया था उस साल, उसको उन्होंने अगले 6 महीने के अंदर ही जो लोन था वो 24 करोड़ पे रह गया। कितनी उसमें कमी आई। यूएस ने ना अपने हाथ खींच लिए, बहुत सारे देशों को उन्होंने कर्जे देना बंद कर दिया और जो पुराने लोन्स थे वो भी वापस ले लिए। तो इसकी वजह से बहुत सारे देश जो थे, जो ऑलरेडी डिप्रेशन में थे, अब यूएस ने जब लोन नहीं दिया या पुराना लोन वापस मांग लिया तो उनकी जो इकोनॉमी थी गिर पड़ी, उससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुए। आगे देखते हैं यूएसए ने क्या किया फिर, कि यूएसए चाहता था कि यार पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो डाउन हो रही है, तो उसका असर कहीं ना कहीं यूएसए में भी देखने को मिलेगा। तो उसने इससे बचने के लिए क्या किया, जो भी मटेरियल इंपोर्ट होता था यूएसए में, उस पर उन्होंने 100 टाइम्स टैक्स लगा दिया, मतलब 1 रुपये की चीज़ पे 100 रुपये का टैक्स, जिससे कि कोई भी चीज़ यूएसए में इंपोर्ट ना हो पाए। इंपोर्ट नहीं होगी तो उससे क्या फ़ायदे होंगे? उससे फ़ायदा ये होगा कि वहाँ के जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट थे या लोकल फार्मर्स थे, उनका जो मटेरियल है वो अच्छे दामों पे बिक पाएगा, और जब अच्छे दामों पे बिक पाएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। तो ये यूएस ने किया। तो इसकी वजह से उन देशों को खासा नुकसान हुआ जो यूएसए में अपना मटेरियल सप्लाई करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। अब इंडिया एंड ग्रेट डिप्रेशन, इस ग्रेट डिप्रेशन का जो टाइम है उसमें इंडिया की क्या कंडीशन रही, उसको हमको थोड़ा सा यहाँ पे देखना है। अब देखिए इंडिया में क्या हो रहा है कि ग्रेट डिप्रेशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी पे भी असर तो पड़ेगा, और पड़ा भी। 1928 से 1934 के बीच में इंडिया का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो अराउंड 50% तक डाउन हो गया, आधा रह गया। तो इस वजह से क्या हुआ कि इंडिया में भी जो वीट ग्रेन था उसकी जो कीमतें थी वो 50% तक डाउन हो गई, कम हो गई। क्यों? क्योंकि रीज़न है एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा है ना। एक्सपोर्ट करते थे
तो कुछ माल बचता था उसको अच्छी कीमतों पर बेचते थे यहाँ पे। लेकिन अब एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, पूरा माल इंडिया में ही खपाना है और हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो कीमतों में कमी आती है क्योंकि डिमांड से ज़्यादा हमारे पास व्हीट ग्रेन रहता है, तो कमी आ गई। अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट यहाँ पे ये कहती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी जो प्राइसिंग है वो आधी हो गई है, लेकिन गवर्नमेंट लोगों से जो टैक्स वसूलती है, लगान जिसको बोलते थे, वो पुरानी दरों पर ही वसूलती रहती है। लोगों की इनकम आधी हो गई है लेकिन आप टैक्स उतना ही वसूल रहे हैं जितना पहले लेते थे। तो इस वजह से क्या हुआ, लोगों की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई और बहुत सारे फार्मर्स ने अपनी जो सेविंग्स थी वो भी निकाल ली और कई फार्मर्स को अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ी। और बहुत सारे फार्मर्स ऐसे थे जिनके पास जो ज्वेलरी वगैरह थी वो उसको बेचने पे मजबूर हो गए। अब देखिए क्या होता है कि लोग ज़मीन बाद में बेचते हैं, सबसे पहले वो अपनी सेविंग्स निकालेंगे, उसके बाद वो अपनी ज्वेलरी निकालेंगे और फिर बाद में लास्ट में ज़मीन बेचेंगे, कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो सेविंग्स जब लोगों की खर्च हो गई तो उन्होंने ज्वेलरीज निकालना शुरू की और जब ज्वेलरी उन्होंने निकालना शुरू की, उनको सेल करना शुरू किया, तो हमारे यहाँ बहुत सारा गोल्ड, बहुत सारा सिल्वर मार्केट में आ गया। तो अब जब मार्केट में इतना सारा गोल्ड सिल्वर आएगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि गोल्ड और सिल्वर का या दूसरी जो कीमती धातुएं हैं, है ना, प्रीशियस मेटल्स हैं, उनका एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पे होने लगा और जो इंडिया है वो इन प्रीशियस मेटल्स का एक्सपोर्टर बन गया। अब ये तो था गांव की बात, है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर मेनली आपको विलेजेस में ही देखने को मिलेगा। शहर जो थे, सिटी वाला जो एरिया था, है ना, वहाँ पे इस डिप्रेशन का ना ज़्यादा असर नहीं पड़ा। रीज़न क्या है कि शहरों में लोग जॉब करते थे, नौकरियां करते थे या किसी दूसरी तरीके से अपना पैसा कमाते थे। तो हुआ यूँ कि इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से चीज़ों की जो कीमतें थीं वो कम हो गई थी, है ना, फूड ग्रेन्स की कीमतें आधी हो गई थी। तो और शहरों के लोगों की इनकम पे ज़्यादा असर पड़ा नहीं था, तो उनको वही सेम चीज़ें कम कीमत पे मिलने लगी थी, तो उनकी सेविंग्स काफ़ी बढ़ गई थी। तो इस वजह से उनके लिए तो ये ज़्यादा परेशानी वाला समय नहीं था। कुल मिला के ग्रेट डिप्रेशन उनके लिए आसान रहा, लेकिन ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो गाँव में रहती है, विलेजेस में रहती है, तो ज़्यादातर 90% लोगों की ज़िंदगी पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा और 10% लोगों ने इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया, है ना। गरीब लोगों के, किसानों के ज्वेलरी खरीदी उन्होंने औने पौने दामों पे और उसको फिर अच्छी कीमतों पे उन्होंने बेचा, डबल मुनाफा कमाया। फिर टाइम के साथ इंडिया के जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया और उन्होंने फिर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें कराने के लिए सरकार पे दबाव बनाया, है ना। और जब फिर धीरे धीरे टाइम के साथ इंडस्ट्रीज डेवलप हुई तो लोगों का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो भी शुरू हो गया और धीरे धीरे हम ये जो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था इससे बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो ये हमारा ये वाला जो वीडियो है, ये सेक्शन पूरा रिमूव हो गया है, इस साल इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी, है ना, द पोस्ट वॉर ईरा। वर्ल्ड वॉर हो रहा है, वर्ल्ड वॉर के बाद ग्रेट डिप्रेशन आया, अब वॉर के बाद क्या कंडीशन है, कैसे इकोनॉमी शेप ले रही है ना। तो वॉर के बाद पहले तो ग्रेट डिप्रेशन आ रहा है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब पोस्ट वॉर ईरा को और हम डिटेल में देखेंगे और ये टॉपिक हमारा अभी इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।